सबसे पहले नीलांजन जी मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, और वो इसलिए क्योंकि आपकी किताब अपने आप में कंटेम्प्रेरी लोगों के लिए एक एनसाइक्लोपीडिया बनी नरेंद्र मोदी पर, द मैन, द टाइम्स। आप अपनी किताब में लिखते हैं कि आपको देश को मदरलैंड, आप उस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं जिस पर नरेंद्र मोदी चलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कि आपको अपने देश को भारत माता बनाना होगा और फिर भारत माता की रक्षा के लिए सपूत चाहिए, और फिर वो सपूत के तौर पर अपने आप को बीजेपी की आइडियोलॉजी में नरेंद्र मोदी फिट करते हैं। ये क्या बताता है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में? अंजना जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो डिस्कशन करेंगे इसको आपने इनिशिएट किया है। नरेंद्र मोदी के आपके सवाल के जवाब के पहले मेरे ख्याल से एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में दो सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकली रूटेड प्रधानमंत्री हुए हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, और उसके बाद उतनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से अगर कोई प्रधानमंत्री बना है तो वो नरेंद्र मोदी है। पर्सनल ट्रेट्स में आपने बहुत सिमिलैरिटीज मिलेंगे मोदी जी में और इंदिरा गांधी में, और एक बड़ी विडंबना है, पैराडॉक्स है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अब तक दो प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें समानताएं कम हैं, डाइवर्जेंसेस ज्यादा है। वो टैक्टिकल भी, राजनीतिक भी और पर्सनल भी। ठीक है। अब आते हैं भारत माता, मतलब राष्ट्र को मां के तौर पर देखने का। ये एक्चुअली दर्शाता है कि मोदी जी जो हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो कल्चरल नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, उसके वो बहुत ही कमिटेड बिलीवर हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व को कोडिफाई किया था। ऐसा नहीं कि वो शब्द हिंदुस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में 1923 के पहले नहीं था। 1923 सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो जड़ है आरएसएस की सोच। मैं वही समझा रहा हूँ कि विनायक दामोदर सावरकर की जो किताब है एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, जिसका सेंटेनरी ये साल चल रहा है, जिसे इंस्पायर होकर हेडगेवार साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया था, तो उसके पहले भी हिंदुत्व शब्द था, हिंदुस्तान की राजनीति में इस्तेमाल होता था, लेकिन किसी ने कोडिफाई नहीं किया था कि वो है क्या, कि क्या कहना चाह रहे हिंदुत्व में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में सबसे पहले जाके वो होता है कोडिफाई, और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन होता है, और फिर उस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्वरूप दिया जाता है उस विचारधारा को। ये बात अलग है, उसके बारे में अलग बात हो सकती कि सावरकर कभी आरएसएस में क्यों नहीं शामिल हुए, जब 1937 के बाद जब उनको ब्रिटिश ने पूरी तरह से आज़ादी दे दी कि वो राजनीति कर सकते हैं, उनका पूरा जेल टर्म और कन्फाइंड टर्म दोनों खत्म हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये समझना पड़ेगा, और मेरे को आज मोदी जी में ज्यादा सावरकर के इन्फ्लुएंस दिखाई देते हैं प्योर आइडियोलॉजिकली कंपेयर टू संघ के गोलवालकर जी के बारे में मेरे को दिखाई देते हैं। वो भी एक अलग मतलब कंटेंशियस पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ उसके बारे में लंबी बात हो सकती है। सावरकर आपको ज्यादा उनमें दिखते हैं? मुझे ज्यादा इन्फ्लुएंस उनकी आइडियोलॉजी उन पे, और अमित शाह जी पे। अमित शाह जी को आपको पता, हम सब पत्रकार लोग जानते हैं। मुझे लगता है एक नई कि वो कभी भी अपनी जो, कम से कम इन दिनों तो मैंने उनको कभी फोटो खिंचवाते हुए नहीं देखा है, लेकिन मेरे को शुरू के समय में याद है जब वो दिल्ली में आए थे और बीजेपी के प्रेसिडेंट बने थे, तो वो अपने घर में जो फोटोज खिंचवाते थे वो वहीं खिंचवाते थे जहां पीछे सावरकर जी का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पोर्ट्रेट रहता था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वो 2013-14 के बाद नहीं आया इस देश में, वो संघ की सोच की नींव है, वही विचारधारा है उनकी। लेकिन फिर भी चाहे बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनमें भी अंदर एक संकोच था खुलकर उस आइडियोलॉजी को स्वीकारने में पब्लिकली, चाहे अंदर उनकी कुछ भी सोच रही हो, क्योंकि इस देश में सेक्युलरिज्म की जो जड़ें थी वो इतनी मजबूत थी, और उसके खिलाफ बोलने वाला या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले को ऐसा माना जाता था कि वो किसी ना किसी तरीके से एक फैनाटिक सोच रखता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने
इससे संकोच नहीं किया। ये क्या कहता है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में? देखिए, ये जो मोदी जी का जो एवोल्यूशन है, ये आप देखेंगे इसमें एट द कोर ऑफ इट इज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता। तो उन्होंने जो हिंदुत्व को जिस तरह से पॉलिटिकली इसको एक्सप्लेन किया है, एंड उनके जितने भी पॉलिसीज हो, जितने भी पॉलिटिकल स्पीचेस हो, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्राइड इन द कंट्री, और रूटिंग दिस एंटायर नैरेटिव ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म इन दीज टू एस्पेक्ट्स, आई थिंक वो कोर है, जिसकी वजह से देश में इसमें नेगेटिव तरीके से लोग इसको नहीं देख पा रहे। जैसे आप मन की बात में भी देखें, उसमें कोई हिंदुत्व पे चर्चा नहीं होती है, पर हर एपिसोड में आप देखेंगे कि सांस्कृतिक चीजों को देश के हर मुद्दे के साथ जोड़ना, और उससे ड्राइंग प्राइड फ्रॉम दैट, ड्राइंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम दैट, ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, और उसके तहत सारे जो स्वच्छ भारत हो, जो भी बड़ा मूवमेंट है, उसको इंस्पायर करना, वो उन्होंने, आई थिंक दैट इज ए सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन, कि उन्होंने इसको पॉजिटिवली प्रेजेंट किया है देश में, जिसकी वजह से लोग भी इसके साथ जुड़ रहे हैं। अनलाइक जो पहले के जो जितने भी मूवमेंट्स थे, वो देवर ऑलवेज इन रिस्पॉन्स, रिएक्शन टू समथिंग। हिज हिंदुत्व इज नॉट अ रिएक्शनरी हिंदुत्व, इट इज समथिंग विच इज वेरी पॉजिटिव, विच इज ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज लेगेसी, इंडियाज हेरिटेज इन द पास्ट। ये एक आई थिंक बहुत ही डिफाइनिंग चीज है। आई जस्ट वांट टू रिएक्ट टू द अदर पॉइंट कि सावरकर वर्सेस गोलवालकर। आई थिंक मोदी जी का अगर आप देखेंगे एवोल्यूशन, इट इज नॉट सो मच कि किसी बहुत डीप थियरी से वो निकल कर आए। हिज होल persona is of experiences, experiential moments in his life which have shaped him, which is why आप देखेंगे he talks about things which are far beyond the narrow prism of ideology. He talks about governance, he talks about India's place in the world. तो इसका जो narrative है, इसका जो background है, it is much bigger. It goes beyond just the narrow prism of political ideology. Why do you say narrow prism of political ideology? Because it is something that looks at civilization. If you recall recently in his Independence Day speech, उन्होंने कहा कि ये जो मूवमेंट है देश के लिए, ये बहुत ही जरूरी मूवमेंट है, because it is not just about the past 1000 years, it is about the next 1000 years, right? So he has that civilizational long-term perspective which goes beyond politics of today. I think that is very important.